आज सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राम की नगरी अयोध्या, जहां आज मंदिरों में मंगल गीत गूंज रहे हैं। भगवान राम के शुभ विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरा अयोध्या इस वक्त विवाह के उत्सव में मगन है। आज के दिन को विवाह पंचमी भी कहते हैं। तो कैसी है अयोध्या में शुभ विवाह की रोचक तैयारियां, चलिए आपको दिखाते हैं और साथ ही में दिखाते हैं कैसी है वहां की रौनक। श्री राम सज गई अयोध्या नगरी, छप गए विवाह के कार्ड, सज गया मंडप, दूल्हा बनेंगे भगवान श्री राम। बैंड बाजे, हाथी घोड़े, ढोल नगाड़े के साथ निकलेगी बारात। श्री राम की नगरी अयोध्या तैयार है। फिजा में राम नाम की धूम है। कोना कोना भगवान श्री राम विवाह से प्रफुल्लित है। प्रभु राम और माता सीता के विवाह के लिए मंडप तैयार है। अयोध्या के 11 मंदिरों से जब भव्य राम बारात निकलेगी तो अद्भुत दृश्य होगा। इस शुभ दिन का हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से लोगों ने अयोध्या आना शुरू कर दिया है। आचार्य पीठ लक्ष्मण किला, कनक भवन, ब्याहुती भवन, रंग महल, दशरथ महल, जानकी महल ट्रस्ट, राम हर्षण कुंज, राम सखी मंदिर, दिव्य कला कुंज सहित 11 मंदिरों से जब इस बार भव्य राम बारात निकलेगी, प्रसिद्ध वैष्णव पीठ, श्री राम बल्लभा कुंज और सियाराम किला सहित कई ऐसे मंदिर हैं जहां बारात तो नहीं निकलेगी पर विवाहोत्सव का आनंद चरम पर होता है। दरअसल आज का दिन विवाह पंचमी का शुभ दिन है। विवाह पंचमी के दिन रामनगरी में प्रभु राम और माता सीता के भव्य दिव्य विवाह का आयोजन होता है। रामनगरी में प्रभु राम की बारात निकाली जाती है। केवल अयोध्या ही नहीं, विवाह पंचमी के मौके पर जनकपुर धाम में भी विवाह पंचमी से पहले वैवाहिक आयोजन शुरू हो जाते हैं और विवाह पंचमी के दिन सीताराम के विवाह महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। घोड़ा बैंड बाजा के साथ अयोध्या नगरी से श्री राम की भव्य बारात निकाली जाएगी। रथ पर प्रभु राम के साथ तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी सवार नजर आएंगे और ढोल नगाड़ों के साथ बारात जानकी महल पहुंचेगी। हल्दी, मेहंदी और संगीत के बाद सीताराम के विवाह की बजेगी शहनाई, जिसके बाद 7 फेरे होंगे और श्री राम और माता सीता विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। विवाह की सभी रस्में शिव संहिता के अनुसार होंगी। जाहिर है अयोध्या का नजारा अद्भुत होने वाला है। महोत्सव का रंग अयोध्या पर चढ़ गया है। लोग रामनगर विवाह के उत्सव में डूबने के लिए तैयार हैं। अब बस प्रभु राम की बारात निकलनी बाकी है। अयोध्या से शिल्पी सेन और बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अयोध्या में भव्य दिव्य राम बारात निकालने की पूरी तैयारियां हैं। राम विवाह महोत्सव के पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे मान्यताएं क्या मानी जाती हैं, ये भी जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। त्रेता युग में इसी तिथि को रघुकुल नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का विवाह माता जानकी के साथ संपन्न हुआ था। सनातन संस्कृति के अनुरूप धर्म नगरी अयोध्या में आज भी ये परंपरा उसी उत्साह से निभाई जा रही है। कहा जाता है कि इस दिन जो कोई व्यक्ति भी मां सीता और प्रभु श्री राम का विवाह कराता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। वैवाहिक जीवन मांगल्य सुख को प्रदान करता है। यदि किसी जातक के कुंडली में विवाह के सुख का अभाव दिखाई देता है तो उसे श्री राम सीता विवाह पंचमी के दिन श्री राम और सीता जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर उनसे अपने दाम्पत्य जीवन के सुख की कामना करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या तो देखिए पूरी तरीके से इस वक्त जगमग हो रही है। पहले देव दीपावली और अब बैक टू बैक ऐसे तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो जन जन से जुड़े हुए हैं।
सरगम, और ये राम विवाह के जरिए एक बहुत ही पॉजिटिविटी का एक संचार किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए कई मान्यताएं इसके पीछे मानी जाती हैं और इसी के कारण देखिए बहुत भव्य तरीके से इनका जो है बारात भी निकाली जाती है। बिल्कुल, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और वैभव, मुझे ऐसा लगता है कि इसका चित्रण करना शब्दों के जरिए शायद असंभव होगा कि आज के दिन अयोध्या और साथ ही में आगरा से भी निकाली जाती है आज के दिन राम बारात, किस तरह के भव्य नजारा जो है आज देखने को मिलेगा। त्रेता युग में आज के दिन यानी पंचमी के दिन माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ था और आज ही के दिन प्रतीकात्मक तौर पर जो है विवाह किया जाता है प्रभु श्री राम और माता सीता का। इसकी जो तैयारियां हैं काफी समय से चल रही थी। भव्य तैयारियां जो है आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सजाया जा रहा है मंदिरों को। अयोध्या के 11 मंदिरों से प्रभु श्री राम की बारात को निकाला जाएगा और सिर्फ विवाह ही नहीं, बारात साथ ही में तमाम रस्में जैसे कि मेहंदी और हल्दी का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के साथ भगवान श्री राम के विवाह महोत्सव का आयोजन शुरू हो चुका है। कई मंदिरों में सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के बीच रामकथा और रामलीला का आयोजन भी किया जा रहा है। दर्जनों मठ मंदिरों पर भगवान श्री राम की बारात की भी तैयारी की जा रही है। रीति रिवाज से तेल पूजन, हल्दी रस्म, मेहंदी रस्म के बाद राम बारात निकाली जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में दूर दराज से आए भक्त और अयोध्या वासी भी बारात में शामिल होंगे, जिसके लिए अयोध्या के लोगों को निमंत्रण पत्र भी बांटे जा रहे हैं। बिल्कुल सरगम, देखिए पौराणिक युग का सबसे अनूठा ये स्वयंवर मार्ग की शुक्ल पंचमी के दिन हुआ था। आपको बता दें बहुत बड़ा स्वयंवर है और ये जो वर्णन है वो पुराणों में बार बार इसका जिक्र किया जाता है। विवाह पंचमी जो है इस वर्ष आज यानी 28 नवंबर को पड़ रही है और आज का दिन इसलिए बहुत शुभ हो जाता है। राम और सीता भगवान, जैसे कि आप जानते हैं, विष्णु एवं लक्ष्मी माता के रूप माने जाते हैं और उन्होंने पृथ्वीलोक पर राजा दशरथ के पुत्र और राजा जनक की पुत्री के रूप में जन्म लिया था, जैसे कि आप सभी जानते हैं। वैसे पुराणों के अनुसार अगर हम बात करें तो देखिए माता सीता का जन्म जो है धरती से हुआ, जबकि राजा जनक हल जोत रहे थे। तो एक बहुत लंबी चौड़ी ये एक पौराणिक मान्यताएं हैं, कथाएं हैं। उसी के तहत हजारों वर्षों से तमाम कार्यक्रम और लोग माता सीता ने एक बार देखिए बता दें आपको कि माता सीता और भगवान राम का ये जो विवाह है ये जन जन में बसता है, ये बहुत आस्था का केंद्र। देखिए अयोध्या में रामायण मेला भी चल रहा है। कल से इसकी शुरुआत हो गई है। 4 दिनों तक चलने वाले इस मेले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने रामायण की परंपरा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने राम को एक संस्कृति, एक मंत्र बताया। भक्ति और श्रद्धा का महाकेंद्र अयोध्या जो एक बार फिर राममय है। भगवान श्री राम की इस नगरी में रामायण मेला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में सीएम योगी ने रामायण मेले को दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनाने पर जोर दिया। उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, गंभीर चिंतन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और दुनिया के आकर्षण का केंद्र इस रामायण मेले को बनाने की आवश्यकता है। अयोध्या में इस बार रामायण मेले का कार्यक्रम राम कथा पार्क में आयोजित किया गया है। ये मेला 27 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। अयोध्या में 40 साल से रामायण मेले का आयोजन हो रहा है। इस बार 41वीं बार ये मेला आयोजित हो रहा है। इस बार का मेला श्रद्धालुओं के साथ ही धार्मिक क्षेत्र के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। दीपोत्सव में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या वासियों से रामायण के प्रसंगों पर आधारित बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने की चर्चा की थी। उसी मंशा के तहत रामायण मेला समिति ने 4 दिवसीय रामायण मेला कार्यक्रमों की तैयारी की है।
रामायण मेले में भगवान श्री राम से जुड़ी हुई रस्मों की रीति रिवाजों का मंचन होगा। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे, जिसमें कई कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। दुनिया के तमाम देशों तो चलिए अब आपको ये लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारी संवाददाता शिल्पी जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पी, पंचमी का दिन है, आज के दिन प्रभु श्री राम की बारात जो है वो निकाली जाएगी। भव्य तैयारियों की जो दृश्य है वो हमने दिखाए दर्शकों को। आप वहां पर स्वयं मौजूद हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जिस तरह का जो नजारा है जो निकल कर आ रहा है उसका वर्णन करना इतना आसान नहीं होगा, पर किस तरीके की वहां पे तैयारियां हैं, किस तरह से अयोध्या को सजाया गया है प्रभु श्री राम की बारात जो निकाली जाएगी उसके लिए। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, भुवन चारिदस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर ब्याहू। यानी जो जानकी का विवाह था राम से, वही रामकथा का आधार है। तो किस तरह का उत्साह उस समय होता है, क्योंकि अगर हम रामकथा की बात करें तो राम जानकी का विवाह ही ऐसी घटना है जिसके बाद ये पूरी रामकथा पूर्ण होती है। और अगर आज की बात करें विवाह पंचमी की, तो जो मान्यता है सीता और राम के विवाह की, उसको लेकर के तमाम आयोजन अयोध्या में होते हैं, क्योंकि अयोध्या राम की नगरी है। हम इस समय एक बहुत ही खास जगह पर हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कनक भवन है अयोध्या का। यूं तो अयोध्या में 10,000 से ज्यादा मठ मंदिर हैं, लेकिन कनक भवन की अगर हम बात करें, इसकी खूबसूरती को देखिए। कहा जाता है कि ये सबसे सुंदर महल था उस समय, और इसके बारे में, कनक भवन के बारे में कहा जाता है कि खुद विश्वकर्मा जी की देखरेख में इसको तैयार करवाया गया था। राजा दशरथ ने इसको तैयार करवाया था। और एक जो बात है वो इतनी खास है कि जब सीता ब्याह कर यहाँ पर आई, उस समय मुंह दिखाई की जो रस्म होती है ना, उसमें माता कैकेयी ने उनको ये महल दिया था। यानी वो कैकेयी जिनके लिए बाद में राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता को यहाँ से जाना पड़ा, लक्ष्मण जी साथ गए, उन कैकेयी ने मुंह दिखाई में ये दिया था माता सीता को, और इसलिए ये भवन बहुत खास है। अगर हम इसकी बात करें तो जो भवन है वो अपने आप में जो वास्तु है यानी आर्किटेक्चर है उसका बहुत अनुपम उदाहरण है, लेकिन इसके अंदर जाने पर आप शांति उतनी ही महसूस करेंगी। तो अयोध्या में कुछ भी हो रहा हो, कितनी अस्थिरता जब यहाँ बहुत रही, उस समय भी कनक भवन के अंदर बहुत स्थायी शांति एक मिलती है। और एक और जो खास बात है, यहाँ पर राम और सीता का विग्रह है, यानी राम सीता की मूर्ति अंदर है। वैसे तो अयोध्या के जो ज्यादातर मंदिर है उसमें लक्ष्मण जी भी साथ हैं, यानी राम, सीता और लक्ष्मण की प्रतिमा है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये महल रहा विवाह के बाद सीता और राम का, इसलिए इसमें सीता और राम की ही मूर्ति है। इसका निर्माण कई बार हुआ, कहते हैं अयोध्या कई बार उजड़ी और कई बार बसी, लेकिन अयोध्या का ये कनक भवन उसी तरह से इसका वैभव रहा, उसी तरह से इसका सौंदर्य, इसकी खूबसूरती उसी तरह से रही जिस तरह से माता सीता का सौंदर्य था, एक अनुपम सौंदर्य। और सीता में जिस तरह से दृढ़ता थी, जिस तरह से उनका व्यक्तित्व था, उसी तरह से ये दिखाई पड़ता है। बहुत खूबसूरत लेकिन बहुत सुदृढ़। और आज की अगर आप बात करें तो मैं आपको बता दूं कि जो आयोजन है वो शाम को होंगे। जी शिल्पी, राम विवाह में देखिए बहुत सारी बातें, एक सबसे मुख्य बात तो ये हो जाती है कि सारे मंदिरों में देखिए रामचरित मानस का पाठ किया जाता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि दाम्पत्य जीवन की जब बात होती है तो बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है। तो बड़ी संख्या पर ऐसे लोग भी पहुंच रहे होंगे जो बिल्कुल नवविवाहित हैं। शिल्पी, बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर सीताराम का विवाह कराया जाता है और अयोध्या के और मठ मंदिरों में भी इसकी परंपरा है कि सीता और राम का विवाह होता है। तो यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए। शाम को वो अनुपम दृश्य हमको देखने को मिलेगा। और राम बारात, जैसा कि अभी कहा कि राम बारात भी उस अवसर पर निकलती है और बहुत सारे नवविवाहित जो जोड़े हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस भावना से आते हैं कि सीता और राम जो कि आदर्श हैं और राम कथा जो कि भारतीय जनमानस का, सनातन संस्कृति का सार है, उसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी। तो वो विवाह पंचमी जो अवर्णनीय है, बिल्कुल सही। अब से थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे इस बात को कि इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग यहाँ आते हैं इसमें शामिल होने के लिए, इसको देखने के लिए और इस बात को महसूस करने के लिए कि किस तरह से ये विवाह पंचमी मार्गशीर्ष माह की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है वो रामकथा
विवाह का एक आधार बना, सीताराम का विवाह, और उससे किस तरह से सनातन संस्कृति को, किस तरह से भारतीय जनमानस को आज भी दिशा मिलती है। क्योंकि देखिए, राम जब अपने अनुज लक्ष्मण के साथ निकले थे तब वो दशरथ नंदन थे, तब वो एक स्नेही भाई थे, उनमें आज्ञाकारी पुत्र थे। लेकिन सीता से विवाह के बाद ही उनके साथ वो शब्द जुड़ा जो राम नाम का पर्याय माना जाता है, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वो तब बने जब उनका विवाह जानकी से हुआ, सीता से हुआ, और उसके बाद वो सारे घटनाक्रम हुए। इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि है सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में। और मान्यताएं देखिए अलग अलग है। यहाँ हम अयोध्या में बात कर रहे हैं, यहाँ भी लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं, शाम को यहाँ बहुत ज्यादा लोग आए हैं। और देखिए कैसे तमाम, बहुत शुक्रिया शिल्पी आपका जानकारी देने के लिए। ये बात लोकतंत्र के महोत्सव की कर ले जाए, जिसका रंग देखिए गुजरात पर पूरी तरीके से चढ़ चुका है। एक एक वोट के लिए सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत इस वक्त झोंक रखी है। 2 चरणों में हो रहे हैं मतदान से पहले। बड़े जो नेता हैं वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। आज गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी 4 जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। वहीं देखिए दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कांग्रेस जो है की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है मैदान में है। आज वो गांधीनगर में एक पब्लिक मीटिंग की शिरकत करने जा रहे हैं और 1 दिसंबर को गुजरात में पहली फेज की वोटिंग होगी। जबकि बता दें आपको कि 5 दिसंबर को दूसरे फेज की वोटिंग की जाएगी, जबकि 8 दिसंबर को गुजरात चुनाव के नतीजे हम सभी के बीच में होंगे। तो देखिए, गुड न्यूज टुडे पर हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि चुनावों के दौरान सियासी घमासान और आरोप प्रत्यारोप से अलग कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएं जो आपकी जानकारी बढ़ाए, कुछ अलग हो, आपके चेहरे पर मुस्कान लाए। तो आज सूरत लेकर चलते हैं आप सभी को और जानते हैं सूरत की टेक्सटाइल उद्योग के बारे में। दिखाते हैं अनंत भट्ट की ये खास रिपोर्ट। गुजरात में इन दिनों सियासी प्रचार का शोर पूरे उफान पर है। हर पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में मौजूद है और सबकी नजरें सूरत पर टिकी हुई हैं। अब सवाल यह है, क्या गुजरात की सियासत की सूरत से ही बदलने वाली है? खैर, वो एक अलग मसला है, लेकिन हम जब बात करते हैं सूरत की तो बात आती है इंडस्ट्री की, बात आती है कपड़ा उद्योग की। और जब कपड़ा उद्योग की हम बात करते हैं तो आप पैमाना लगाइए कितने बड़े पैमाने की इंडस्ट्री है। 50,000 करोड़, एक अनुमान ये कहता है कि 50,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का और 30,000 करोड़ सालाना का एक्सपोर्ट यहां से होता है। हम इस समय मौजूद हैं सचिन जीआईडीसी में। ये एक इंडस्ट्रियल इलाका है और यहां पर ज्यादातर टेक्सटाइल यूनिट्स लगी हुई हैं। हीरे की तरह ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी सूरत की पहचान है। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की तो बड़े पैमाने पर सूरत में इसका कारोबार होता है। आपको बताएं कि इस समय मैं एक प्रोसेस यूनिट में खड़ा हूं और ऐसी 400 प्रोसेस यूनिट पूरे सूरत में काम करती हैं। अगर हम बात करें विविंग यूनिट्स की तो लगभग 50,000 विविंग यूनिट्स काम करती हैं। और अगर हम बात करें कि इनमें काम करने वाले मजदूरों की तो एक प्रोसेस यूनिट में 400 से 500 लोग काम करते हैं और ये काम लगातार ऐसे ही चलता रहता है। छपाई का काम होता है, कपड़े की बुनाई का काम होता है और अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया जाता है। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर सूरत के अंदर अनुमान यह है कि 5 करोड़ मीटर कपड़ा हर रोज अलग अलग तरह का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। और उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो सूरत का सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर है, देश में मशहूर है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर होता है। सूरत की कपड़ा इंडस्ट्री पूरे देश में अपनी धाक जमाए हुए है। विदेशों तक में यहाँ का बना कपड़ा निर्यात किया जाता है और जो कपड़ा बनाया जाता है उसमें से एक बड़ा हिस्सा सूरत की इन सिल्क की साड़ियों का होता है जो लो कॉस्ट होती है और हर जेब को भाती है और ये दूर दूर तक लोगों के पास जाती हैं। आपको हम बता दें कि इनका पर दिन का जो इनका कारोबार है वो 250 करोड़ रुपए का इस पूरी इंडस्ट्री में होता है।
चांद पर फतह पाने की दिशा में नासा ने इतिहास रच दिया है। पूरी आधी सदी के बाद नासा ने एक के बाद फिर से चांद का दरवाजा खटखटा दिया है और 16 नवंबर को नासा ने अपने मून मिशन का पहला चरण आर्टेमिस 1 लॉन्च किया था, जिसने एक चांद की सतह के सबसे करीब पहुंचकर पहली इतिहास रच दिया है। अब आर्टेमिस के नाम दर्ज हो गया है एक और रिकॉर्ड। 2, 1, boosters in ignition, and liftoff of Artemis 1. नासा के मून मिशन को मिली एक और कामयाबी। नासा के आर्टेमिस 1 ने बनाया नया रिकॉर्ड। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर बनाया नया इतिहास। अपोलो 13 को पछाड़ आर्टेमिस 1 बना नया मून मिशन का नया हीरो। 5 दिनों की लंबी यात्रा और अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर का सफर। नासा के आर्टेमिस 1 ने इस मुश्किल सफर को आसानी से तय कर लिया और आखिरी अपोलो मिशन के बाद चांद की सतह में दाखिल होने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान बन गया। नासा के मुताबिक आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर दूर पहुंच गया है। इससे पहले साल 1972 में अपोलो 13 पृथ्वी से 2,48,655 मील यानी कि 4,01,71 किलोमीटर दूर पहुंचा था। नासा के मुताबिक आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल लगभग 6 दिन तक चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा, जिसके बाद 11 दिसंबर को प्रशांत महासागर में इसकी लैंडिंग होगी। स्पेस एजेंसी के मुताबिक इस मिशन की सफलता 2024 में आर्टेमिस 2 मिशन का भविष्य तय करेगी। नासा ने 53 साल के बाद अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को दोबारा चांद पर भेजने की योजना बनाई है। नासा के मिशन के मुताबिक इंसान 2025 में न सिर्फ चांद पर कदम रख सकता है, बल्कि 1972 के अपोलो मिशन के यात्रियों से ज्यादा समय तक वो वहाँ वक्त भी गुजार सकता है। आर्टेमिस 1 में कोई एस्ट्रोनॉट नहीं है, लेकिन भविष्य में एस्ट्रोनॉट के चांद की सतह तक पहुंचाने के लिए ये मिशन बेहद अहम है। आर्टेमिस 1 का कामयाब सफर वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में एक नई राह खोलेगा और इस राह पर चलकर भविष्य में एक बार फिर इंसानों के कदम चांद पर पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुनने में आपको शायद ये बेहद अजीब लगे, शायद अटपटा भी लगे, लेकिन अब अंतरिक्ष में टमाटर उगाने की तैयारी की जा रही है। जी हां, ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का फाल्कन 9 अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंच चुका है। फाल्कन 9 ने 23 नवंबर को उड़ान भरी थी और वो अपने साथ बोने टमाटर के कुछ बीज भी ले गया था। यानी अब स्पेस में टमाटर उगाने की मुहिम जो है वो शुरू होने वाली है। अब स्पेस में शुरू होने वाली है टमाटर की खेती। क्या अंतरिक्ष में अब सब्जियां उगाना मुमकिन होगा? क्या जमीन के बाद अब आसमान में भी लहलहाएंगी फसल? सुनने में बेशक आपको यह थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ट्विटर के मालिक एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अंतरिक्ष में कुछ ऐसा ही करने की तैयारी कर रही है। दरअसल 23 नवंबर को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का फाल्कन 9 रॉकेट ने नासा के कैंडिड स्पेस सेंटर से उड़ान भरकर अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया था। अब एलन मस्क का फाल्कन 9 रॉकेट ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस सेंटर सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। लेकिन खास बात यह है कि फाल्कन 9 अपने साथ करीब 3500 किलोग्राम कार्गो लेकर रवाना हुआ था, जिसमें टमाटर के बीज भी शामिल हैं। स्पेस सेंटर में मौजूद वैज्ञानिक अब टमाटर के इन बीजों की मदद से वहां टमाटर उगाने की कोशिश करेंगे। इसका मकसद अंतरिक्ष में पौष्टिक फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर मौजूद वैज्ञानिक वेज 5 प्रयोग कर रहे हैं, जिसके तहत अंतरिक्ष में बौने टमाटर उगाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रयोग में ये देखा जाना है कि अंतरिक्ष में टमाटर की फसल कितनी अच्छी तरह से उगती है। अंतरिक्ष में उगे टमाटर कितने स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। वैज्ञानिकों की सेहत पर ऐसे टमाटरों का क्या असर होगा, ये भी रिसर्च का हिस्सा है। नासा का ये मिशन भविष्य के लिहाज से काफी अहम है,
क्योंकि अगर अंतरिक्ष की ग्रेविटी में सब्जी उगाना मुमकिन हो सका तो अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के लिए पृथ्वी पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। हालांकि पहले भी इस तरह की काफी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी। ऐसे में ये स्पेसएक्स और नासा का ये मिशन अगर कामयाब हुआ तो ये एक नया मुकाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं खेल के उस महाकुंभ की जिसकी दीवानगी जो है भारत के कोने कोने में देखने को मिल रही है। इस साल देखिए फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में हो रहा है, लेकिन जिस कदर इंडिया में फीफा फीवर छाया हुआ है वो अद्भुत है। आप इन 8 तस्वीरों के जरिए इंडिया में फीफा के फैंस की दीवानगी देखिए। तमाम तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। कोलकाता में मिठाई की एक दुकान लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देखिए फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी की थीम पर संदेश और मिठाइयां बनाई जा रही हैं और साल दर साल जो है फुटबॉल का क्रेज बढ़ता चला जा रहा है। कोलकाता के बाजारों में तो देखिए जिसमें फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही टीमों पर आधारित पतंगों का बाकायदा आकार अब ले चुकी हैं और अब इनकी डिमांड भी खूब है। कोलकाता में ही इस गजब खेल का अजब दीवानगी हम सभी को देखने को मिल रही है। बिल्कुल अजब दीवानगी देखने को मिल रही है। जो फुटबॉल विश्व कप देखने पूरी तैयारी से कतर निकल चुके हैं। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में इस रेस्टोरेंट की तस्वीरें देखिए। फीफा की थीम पर ये पूरा जो रेस्टोरेंट है ये रंगा हुआ है। यहां विदेशी क्यूजीन्स जो है उसका जायका बढ़ रहा है, जिसका लुत्फ उठाने भारी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने खलबली मचा दी है। कियारा आडवाणी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें मेंशन है कि वो 2 दिसंबर को सरप्राइज देने वाली हैं। इस पोस्ट के बाद कियारा के फैंस उनकी शादी की अटकलें लगाने शुरू हुए। दरअसल कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा के अफेयर की जो अफवाहें हैं वो कई बार उठ चुकी है, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं और उनके शादी के बंधन में बंधने की बातें भी खूब सुनाई दे रही हैं इन दिनों। ऐसे में ये जानना खुद में बहुत स्पेशल हो चुका है कि कियारा 2 दिसंबर को आखिरकार सभी को क्या बताने वाली है। इस पोस्ट के आने के बाद से लोगों में अपने दिमाग के घोड़े जो है वो दौड़ाना शुरू कर दिया है और सबको लग रहा है कि कियारा अपनी शादी को लेकर ही कुछ खुलासा करने वाली हैं।